माय डियर। तो मैं बता दूं आप लोगों को कल क्या शुरू किए थे? यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन यही पढ़ाए थे ना? वही दोनों एक ही चीज हो गया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन पढ़िए या फिर इसको आंदोलन को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीयता दे दीजिए। नहीं तो एस्नो रहेगा तो चलेगा, दोनों एक ही चीज हो गया। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, तो इस पर हमने कल बढ़िया से आप लोगों को बताए थे नहीं? अच्छा याद है कि यूनान में जो आंदोलन हुआ तो यूनान पर किसका शासन था, है याद? चलिए मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूं बढ़िया से, आइए अच्छा से। तो सबसे पहले हम लोग यूनानी स्वतंत्रता अर्थात ये किसका बना? यूनान। यूनानी किस शब्द से बना? यूनान, इसी से बना है ये नहीं? तो अब यूनान एक देश है, क्या है यूनान? देश है बिल्कुल। और ये किस महादेश का देश है? यूरोप महादेश का, यूरोप महादेश का। इसमें भी कोई शक नहीं। अब शायद बताए थे हम इस पर किसका शासन था, भूल गए? तुर्की का। किसका? तुर्की का शासन था इस पर। यूनान पर किसका शासन? तुर्की का। हमने बताए थे कि यूनान ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा देश था। यूनान एक ऐसा देश था जहां बुद्धि विवेक से भरे परे लोग रहते थे। इसका प्रमाण मिलता है जब अच्छी अच्छी बुक पढ़ते हैं तब देखिएगा कि उसका जो लेखक होगा, उसका जो पिता होगा, कहाँ के होगा? यूनान के ही हैं। और इससे ये आभास होता है यूनान कितने बुद्धिजीवी थे, यूनान के लोग कितने महान थे। लेकिन फिर भी ये मुस्लिम कंट्री तुर्की के चंगुल में आ गया है, तुर्की के अंदर आ गया है। और यहां जब तुर्की शासन किया है ना, तब यहां से कुछ विद्वान इधर उधर भागा है और पूरे दुनिया विद्वान फैला है। तो अब देखिए खेला यहां पर शुरू होगा कि तुर्की से कैसे ये लोग जीता, यूनान कैसे स्वतंत्र हुआ। तो मैं बता दूं माय डियर, सबसे पहले यूनान में देश प्रेम की भावना जगेगा तब आंदोलन शुरू होगा। तो यूनान में राष्ट्रीयता की भावना को फैलाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति का योगदान है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति का योगदान है, याद रखिएगा उसका। पूछता है बहुत बड़े, लॉर्ड बायरन। क्या नाम है उसका? लॉर्ड वायरन। वायरन, वाह का यो रॉन, लॉर्ड वायरन। ये लॉर्ड बायरन साहब का योगदान काफी अधिक है। अब लॉर्ड बायरन साहब कौन थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के लेखक थे। लेकिन इन्होंने अपने ही लेखनी से, अपने ही बुद्धि विचार से इन्होंने यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन में इस तरह का काम किया, इस तरह से अपने लेखनी से, अपने बातों से यूनान के लोगों को मोटिवेट किया कि वहाँ के लोग देश को आज़ाद करने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने लगा। और मैं डियर मैं बता दूं कि ये लॉर्ड बायरन यूनान को आगे बढ़ाने के लिए, यूनान को स्वतंत्र करने के लिए, यूनानी लोगों में राष्ट्रीयता भावना उग्र करने के लिए यूनान में ही बहुत दिनों तक रहा और वहीं पर दम भी तोड़ दिए, अर्थात वहीं पर डेथ भी हो गया इसका। और इससे वहां के लोग को बहुत प्रेरणा मिली और प्रेरणा लेकर यहाँ के लोग फिर शुरू किया, यूनान को स्वतंत्र करने की आंदोलन शुरू किया। और उसमें बता दूं, मैं कुछ व्यक्ति का बात बताने जा रहा हूं। उसमें 1821 की बात है। 1821 में एक व्यक्ति हैं जो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी एक यूनानी व्यक्ति है, एक समाजवादी व्यक्ति है। उनके नेतृत्व में
यूनान की जनता इसको भगाने के लिए, किसको? तुर्की को भगाने के लिए। तुर्की का ही अधिकार था ना उस पर, किस पर? इस पर तुर्की का ही अधिकार था। तो तुर्की को भगाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। थोड़ा सा माय डियर बीच में समय लगा। वैसे रूस यूनान के साथ था, लेकिन इससे पहले वाला कुछ, जिस समय ये 1821 की बात कर रहे थे, अलेक्जेंडर चिपसिलांटी थे, उस समय जो रूस के शासक थे वो थोड़ा दब के बात करते थे, चूंकि ऑस्ट्रिया से उस समय दोस्ती थी। मेटरनिक वहाँ के चांसलर थे, और मेटरनिक नहीं चाहते थे कि यूनान स्वतंत्र हो, चाहते थे भले तुर्की के अधिकार में वो रहे। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ही रूस का शासक बदला, निकोलस आया। याद रखना माय डियर, ये बहुत निकोलस, ये रूस का शासक जैसे ही बना, रूस खुलकर यूनान का साथ देने लगा। अब समझिए, अगर रूस, निकोलस मतलब कौन? रूस, ये जब रूस यूनान को साथ देने लगेगा, इतना बड़ा देश, तो फिर किसी का टिकना मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई। यूनान तो रूस दे ही रहा था यूनान को साथ। इसी बीच क्या किया, रूस बहुत दिमाग से काम किया, क्योंकि यूनान का कोई गलती भी नहीं था। रूस ने क्या किया, रूस अपने नेतृत्व में, माय डियर, अप्रैल का बात कर रहा हूं, अप्रैल, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, अप्रैल 1826 में, जी अप्रैल 1826 में रूस ने क्या किया, कुछ देशों का एक बैठक बुलाया। और कौन कौन आया? एक तो रूस था ही, दूसरा कौन आया वो देख लीजिए, ब्रिटेन आया। कौन? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड आया। ये दो देश आया, और बाद में फ्रांस भी शामिल हुआ है, लेकिन शुरू में यही दोनों, रूस और ब्रिटेन, ये दोनों मिलकर तुर्की को बुलाया, तुर्की से बात किया और कहा कि भाई आप यूनान पर से अपना अधिकार को समाप्त कर लीजिए। लेकिन तुर्की नहीं माना। तुर्की समझा, वो लगता है मेरा भाव बढ़ गया है शायद, तब तो इतने धाकर देश सब हमको याद कर रहा है, पूछ रहा है, और ये और थोड़ा सा ऐंठने लगा। कौन? तुर्की। अब आप ही लोग कहिए कि ये दोनों मीटिंग बुला के इनसे बात करते हैं और कहते हैं कि यूनान पर से अधिकार हटा लीजिए, और ये बात नहीं माना, तो ये दोनों क्या करेंगे? किसका साथ देंगे? यूनान का साथ देंगे। और इतना ही नहीं, बाद में प्लस कौन हो गया? फ्रांस। अब कितना हो गया? 3। अब तीनों मिलकर किसका साथ देने लगा? यूनान का साथ देने लगा। अब तुर्की का क्या होगा उसको समझ सकते हैं। और तुर्की बैकफुट पर चल गए, अर्थात इसको भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसको बोरा बिस्तर बांधने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब क्या हुआ सो देख लीजिए। तब तुर्की ने यूनान को कहा कि ठीक है माय डियर, अब मैं चले जाऊंगा आपसे। और फिर जब चले जाने की बात हुई तो दोनों के बीच, तुर्की प्लस किसके बीच? यूनान के बीच। अब क्या होगा? एक संधि होगा, नहीं? दोनों के बीच एक संधि हुई। कहां पर? एड्रियानोपल जगह है मेरी, ये बहुत अच्छा जगह है। और यहीं पर दोनों बैठा। कौन? यहां पर क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। कितना ईस्वी में? 1829 में। कितना में? 1829 में बैठक हुआ। और बैठक में क्या हुआ? विचार क्या हुआ कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे। इसी बैठक के ये जो बैठक हुआ, इसी बैठक के तहत 1832 में यूनान को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत। अब यूनान स्वतंत्र करवा दिया।
ये निकोलस रूस का था, ये रूस के शासक थे। कहाँ के? ये खुलकर साथ दे रहे थे। किसका? यूनान का। इसी के नेतृत्व में तो सब खेला हुआ ना, इसी के नेतृत्व में यहाँ मीटिंग हुआ। तब तुर्की मजबूर हुआ और तब तुर्की यूनान के बीच समझौता हुआ 1829 में, जिसके तहत तुर्की ने यूनान को 1832 में स्वतंत्र करने का वचन दिया या निर्णय किया। हो गया। अब थोड़ा सा एक लाइन और सुन लीजिए, थोड़ा सा हंसी की बात भी है। यूनान तो स्वतंत्र हो गया, कर दिया स्वतंत्र। अब देखिए यूनान जब स्वतंत्र हुआ तो वहां के शासक कौन बना सो देख लीजिए। यहाँ के शासक का नाम था, वो जो बना उसका नाम था ओटो। क्या था? ये टेम्पू वाला नहीं, उसका नाम ही था ओटो। ओटो ये नाम था। और ओटो जो थे वहां के नहीं थे, बवेरिया था बगल में देश, जो यूनान का बड़ी शुभचिंतक थे। तो वहाँ यूनान के ऐसे कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था कि संभाल सके उस मामला को, तो बेवेरिया के शासक को लाया और यहाँ के शासक बनाया। किस देश का शासक था? बवेरिया। बवेरिया, बवेरिया। यहाँ के थे कौन? ओटो। और ओटो को ही बनाया शासक। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनता है कि स्वतंत्र यूनान का शासक कौन बना? ओटो। वो कहाँ के थे? बेवेरिया के। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829। किसके किसके बीच? यूनान और फ्रांस के। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? हाँ, यूनान और तुर्की के बीच। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? और यूनान को स्वतंत्र कराने में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? निकोलस अर्थात रूस का। देख लिए कहानी आ गया। और मैं डियर आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, टेस्ट पकड़। आप कहिएगा कि तो भूल जाएंगे, नहीं भूलने देंगे हम। सिर्फ जुड़ के रहिएगा एग्जाम तक, कभी भूलने नहीं देंगे। देखो वीडियो भी दे रहे हैं आप, कभी रिमाइंड करा लेते। ये भाषण टोटल आपका रिकॉर्ड हो रहा है और आपके पास हर वक्त रहेगा, जब मन हो देख लीजिए। लेकिन हम खुद आपको ये बात फिर से सुनाते हैं, जब परीक्षा, ये तो आप लोग लेट से आए ना, नहीं तो 8 जनवरी से मेरा डिस्कस क्लास चलता है। सिलेबस पूरी हो जाने के बाद फिर से बच्चे आते हैं और डिस्कस क्लास में कुछ लिखना पढ़ना नहीं होता है, इसी तरह से होता है। एक दिन में 20-20 पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, बताते हैं। चूँकि परीक्षा तो नज़दीक आ गई ना, 10-12 दिन बचता है, फिर से क्या करते हैं इसको, तब रिमाइंड करा देते हैं ना सबको। 10-12 दिन का टारगेट लेते हैं, सबको बुलाते हैं। जैसे अभी सिलेबस बहुत सारे बैच का समाप्त हो रहा है, वो चले जाएंगे। उसको जोड़ने के लिए हमने क्या किए, 5 गो टेस्ट लेते हैं बोर्ड मॉडल। वो एक कैलेंडर देंगे, फिर इस कैलेंडर के माध्यम से डेट के हिसाब से अपना एग्जाम देते रहेगा, जुड़ल रहेगा। और फिर से एक बार जनवरी में 5 या 8 जनवरी से डेट दिया जाता है। उस जनवरी में फिर से बच्चे सभी आते हैं, और आते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ डिस्कस हमसे करते हैं 8 दिन। उसमें फिर से सारा विषय को हम ताजा कर देते हैं। अब एग्जाम हॉल में जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कुछ रहेगा उसके लिए। तो यही होता है। तो समझ गए इसको पूरा नोट कर किया जाए? चलिए नोट कीजिए। देखिए यूनान यूरोप महादेश का, यूनान यूरोप महादेश का। आप इसको ठीक से लगाए नहीं माय डियर, ये देखो झूल रहा है वहां से, ये आवाज गड़बड़ी आएगा। तार ठीक से लगा नहीं, तार को ठीक से लगाए नहीं आप। मैं कह रहा था आपको कि यूनान यूरोप महादेश का एक महान देश, एक महान देश है, जिसका अतीत, अतीत मतलब बीता हुआ, जिसका अतीत ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है, जिसका अतीत
ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा है। लेकिन लेकिन यह तुर्की का गुलाम था। लेकिन यह तुर्की का गुलाम था। लेकिन यह तुर्की का गुलाम था। तुर्की का गुलाम था। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। देखिए 19वीं सदी, 19वीं लगा दीजिए। 19वीं सदी में यूनान के लोग तुर्की के खिलाफ एकजुट होने लगा। तुर्की के खिलाफ एकजुट होने लगा। एकजुट करने में इंग्लैंड के महान कवि किसका? लॉर्ड बायरन। नहीं, इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन का अहम भूमिका था। लॉर्ड बायरन का अहम भूमिका था। पूर्ण विराम। रूस यूनान का समर्थन करते आ रहे थे। रूस यूनान का समर्थन करते आ रहे थे। हो गया? पैराग्राफ चेंज कीजिए बस। अब रूस की कहानी बता देते हैं। देखिए अप्रैल 1826 ईस्वी में अप्रैल 1826 ईस्वी में अप्रैल 1826 ईस्वी में अप्रैल 1826 ईस्वी में रूस के प्रयास से यूनान और तुर्की के मुद्दों पर बात करने के लिए रूस, ब्रिटेन और बाद में फ्रांस एकजुट हुआ। लेकिन तुर्की समझ नहीं रहा था। तुर्की समझ नहीं रहा था। तब तीनों मिलकर
यूनान को साथ देने लगा। तीनों मिलकर यूनान का साथ देने लगा। परिणाम स्वरूप विवश होकर यूनान सॉरी तुर्की विवश होकर तुर्की यूनान के साथ 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल कौन? एड्रियानोपल की संधि की जिसके तहत एड्रियानोपल की संधि की जिसके तहत 1832 ईस्वी में यूनान को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। जिसके तहत 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्र कर दिया। यूनान को स्वतंत्र कर दिया। हो गया? थोड़ा सा और लिखो, शासक वाला लिख दीजिए ना। स्वतंत्र यूनान का शासक, थोड़ा सा और लिख लीजिए। स्वतंत्र कर दिया, क्या छूट गया क्या? और पूर्ण विराम देकर आगे लिखिए ना। स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया का शासक कौन बना? ओटो बना। स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया का शासक ओटो बना। हाँ, बवेरिया देश था ना बगल। स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया का शासक ओटो बना। अरे ओटो बवेरिया के रहने वाले थे। बना तो यूनान का शासक, लेकिन कहाँ का शासक? कहाँ का था? ऐसा समझ में नहीं समझी? अरे लिख पढ़े समझी इस पॉइंट को। ये ओटो जो था ना, ये यूनान का नहीं था। कहाँ का था? अब बना तो ये यूनान का शासक। तो स्वतंत्र यूनान का शासक बवेरिया के शासक ओटो बना। हेलो समझ में? अरे यस या नो बोल जल्दी रे, बोलेंगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने इसको लिख लिया, समझ भी गए? कोई डाउट थोड़ा सा भी नहीं? बढ़े आगे, बताइए अगला पॉइंट बताइए आप। अब जर्मनी के एकीकरण की बात आए। चलिए आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखेंगे। पहले मैं इसको मिटा लूं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। वैसे जर्मनी तो हम पढ़ाए थे ना आपको। अच्छा, क्या बाधाएं थी? कुछ अनुमान लगाइए तो। जर्मनी पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या बाधा हो सकती है? लगाइए थोड़ा सा दिमाग। थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए ना, अपने आप बाधा निकल जाएगा। 3-4 को बाधा तो आपके सामने में है। कुछ नहीं। अरे रे रे रे, अब उसको कॉपी को पलट के नहीं देखना है, सिर्फ आप दिमाग लगाइए कि कैसे होगा। ठीक, पहले बोर्ड पर मैं लिख लूं, आप भी लिख लीजिए बोर्ड अथी कॉपी के बीच में। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। आप लोग भी लिख लिए कॉपी के बीच में। चलिए अब सुनिए प्रेम से, पहले फिर नोट कराएंगे इसको भी। माय डियर, आपने जर्मनी के एकीकरण में पढ़े थे। सबसे पहला जर्मनी में मैंने क्या दिक्कत बताए थे कि यह 300 टुकड़ों में बटा हुआ था।
कितने, पहला बाधा क्या हो गया, ये 300 टुकड़ों में बटा हुआ था नहीं, पहला बाधा तो हुआ 300 टुकड़ों में बटा हुआ। दूसरा बाधा बताइए, दूसरा बाधा कि इसमें इस पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का शासन था, तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का क्या था, इसमें शासक था। और तीसरा बाधा क्या था, यहां पर राष्ट्रवादी भावना या देश प्रेम की भावना की क्या थी, कमी थी। ये 3 बाधा इसके सामने में था। पहला, ये 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। तीसरा, यहां पर दूसरा, यहां पर एकता की कमी थी, वही राष्ट्रवादी भाई एकता की कमी थी। और तीसरा कि फ्रांस ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देश का इस पर शासन था। तो 3 को बाधा तो आपके सामने में हो गया। चलिए तीनों को लिख लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर करके। 1 नंबर में लिखिए, पहला 1 नंबर में लिखिए, देखिए जर्मनी, जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। यह जर्मनी के एकीकरण की यह जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। यह जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी। यह जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ा बाधक थी या बाधा थी। हो गया। दूसरा लिखिए, जर्मनी में एकता, जर्मनी में एकता और राष्ट्रीयता, जर्मनी में एकता और राष्ट्रीयता जैसी भावना की अपार कमी थी। जर्मनी में एकता और राष्ट्रीयता जैसी भावना की अपार कमी थी, अपार कमी थी। 2 हो गया। और तीसरा, जर्मनी पर, जर्मनी पर, जर्मनी पर ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का शासन था। जर्मनी पर ऑस्ट्रिया, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का क्या था, शासन था। क्या ये 3 बाधा हो गया? आपको मेडियर परीक्षा में भी पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण के बाधक कौन थे, ऑस्ट्रिया था कि नहीं था, तो बिल्कुल था ना। ये ऑब्जेक्टिव भी इससे बनता है। 3 बाधक इसके बाहुली प्रबल था। तो शायद ये भी समझ गए आपने। अगला बताइए तो क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट बताइए। देखिए आ गया वही बात, क्या भूमिका था। तो देखिए क्या भूमिका था, हम बोर्ड पर पहले छूट गया तो क्या होगा, अभी क्या दें बताइए ना, पहले वही लिख लीजिए, वही ऑस्ट्रेलिया वाला। अरे यार सटीक है ना वो, इसी से मिलता जुलता है ना, वो वही होना चाहिए था। कहाँ, वियना से उनके पास होना चाहिए था, तो छूट गया है। तो रुक जाओ ना, इसके बाद लिख रहे हैं ना। अभी क्या लिखेंगे हम लोग, इटली, जर्मनी, अरे कहीं तो लिखना ही है ना पॉइंट को, इटली,
ये सटीक है ना यहाँ पर। इटली, आप लोग की कॉपी के बीच में लिखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण में किसका एग्जाम में ऑस्ट्रिया का योगदान क्या है माय डियर, बोलो। ऑस्ट्रिया की भूमिका। इसको भी अब सुनना है पहले। दिखाता है कि पानी है क्या? आ जाइए, इससे पंखा को बंद कर देना, पंखा को बंद कर दीजिए। मौसम वैसे ही बहुत बढ़िया हो गया, बारिश हो रही है। तो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। एक बार शांत होकर सुन लीजिए। इटली और जर्मनी, ये दोनों पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का शासन था कि नहीं था? था ना। ऑस्ट्रिया और फ्रांस का था, फ्रांस भी थे और ऑस्ट्रिया भी। अब आप ही लोग बताइए कि इन दोनों पर जब ऑस्ट्रिया का शासन था तो ऑस्ट्रिया क्या चाहेगा कि इन दोनों के एकीकरण में जो हो रहा था काम, तो ये क्या चाहेगा एकीकरण हो जाए। क्योंकि इसको ये भी आभास था कि जब इटली और जर्मनी जो बिखरा हुआ है, इसका जब एकीकरण हो जाएगा तो हमको मुंह थकुच के वहां से भगा देगा। सीधा इसके मन में बैठा था कि एकीकरण होगा। आप बात भी सही है। जब इटली एक होता तब क्या होता वहां के लोग में देश प्रेम की भावना आता, और देश प्रेम की भावना आता तो फिर क्या होता, जो उस पर शासन किया हुआ था उसको मुंह थकुचता। तो ये चाह रहा था हर बात कि इटली का एकीकरण नहीं हो और जर्मनी का भी एकीकरण नहीं हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का विरोधात्मक भूमिका थी, अर्थात विरोध करता था। ये नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो, क्योंकि इसको भय था कि इसका जब एकीकरण हो जाएगा तो मेरा शासन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। मेरे भाई, जो भी देश दूसरे देश पर शासन किया है ना, वो एक नीति अपनाया है, और वह नीति है फूट डालो वाला। देखिए, इंग्लैंड भी अपने देश पर बहुत दिन तक शासन किया। जानते हैं, एक नहीं होने देना चाह रहे थे, लड़ा चला रहे थे। मुस्लिम भाई को उधर तो हिंदू भाई को उधर, ये मोहल्ला को उधर तो मोहल्ला को उधर, एक होने ही नहीं दे रहा था। कुछ न कुछ वो करते रहता था। तो जिसके कारण से हमारा देश क्या हुआ, बहुत दिन तक अंग्रेज के गुलाम रहा। समझ में आ गया इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या भूमिका थी। तो माय डियर, इसको हम लिखा नहीं पाएंगे, ठीक। मैं बात करूंगा आप लोग से, मैं लिखा नहीं पाऊंगा, कल इसको लिखाऊंगा। चूंकि समय थोड़ा जा रहा है, नीचे में भी फिर बच्चा है, ये वाला बारिश हो रही है, पता नहीं उसे बाहर में है कहाँ है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।